मास्को का सफ़र और मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब। हिस्सा अव्वल बाब अव्वल। तारीख है 12 फरवरी 2020 की। मैं आधी रात को अपना बैग उठाकर गाड़ी में रखता हूँ, जो कि मैंने 2 दिन पहले एक्साइटमेंट में पैक कर लिया होता है, जिसमें ना सिर्फ़ ज़रूरियात का सामान बल्कि मेरे ख्वाब भी शामिल होते हैं। मैं अपने घरवालों के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना होता हूँ और एयरपोर्ट पहुँचकर मैं उन्हें अलविदा कहकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाता हूँ। दाखिल होने पर मुझे मालूम होता है कि मेरा चेक इन काउंटर अभी ओपन नहीं हुआ। तो मैं वहाँ मौजूद एक कुर्सी पर बैठ जाता हूँ और अपने सामान को साइड पे कर देता हूँ। इतने में ही मेरी ही उम्र का एक लड़का आता है और कहता है, "क्या आपके पास हॉटस्पॉट होगा?" मैं कहता हूँ, "जी, बिल्कुल।" मैं अपना हॉटस्पॉट शेयर करता हूँ और वो अपनी वालदा को कॉल मिलाता है और कहता है कि वो लोग घर अब जा सकते हैं। वो मेरा शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद हमारी थोड़ी बातचीत होती है, जिससे मुझे ये मालूम होता है कि उसने इंग्लैंड जाना है और इंग्लैंड के बाद वो नॉर्वे का सफ़र करेगा, जहाँ वो अपने वालिद से मिलेगा। ख़ैर, ये सुनते ही मेरी आँखों में आँसू आ जाते हैं, ये सोचकर कि मेरा तो आगे कोई भी नहीं है। एक नया मुल्क होगा, एक नई ज़ुबान होगी, एक नया कल्चर होगा। ख़ैर, इतने में मेरा काउंटर ओपन होता है और मैं अपना सामान जमा करवा कर अपनी टिकट लेकर अपने गेट की तरफ रवाना हो जाता हूँ। 5 बजे के करीब हम जहाज़ में सवार होते हैं और ये फ़्लाइट होती है टर्किश एयरलाइंस की। क्योंकि पाकिस्तान से बहुत कम लोग रशिया के लिए सफ़र करते हैं, तो कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट ऑपरेट नहीं करती। ख़ैर, हमारा जहाज़ परवाज़ भरता है और हमें तुलुए आफ़ताब देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। तकरीबन 4 घंटे के बाद हम इस्तांबुल के ऊपर मौजूद होते हैं और वहाँ पे जहाज़ एक चक्कर लगाता है, जिससे हमें इस्तांबुल की एक झलक नज़र आती है, जो कि बहुत ही दिलकश और खूबसूरत होती है। और उसके बाद जहाज़ वहाँ पे लैंड करता है, 2 घंटे का मेरा लेओवर होता है और उसके बाद मेरी अगली फ़्लाइट, जो कि इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोमोदेडोवा मॉस्को एयरपोर्ट के लिए होती है, उसमें मैं सवार होता हूँ और 2 बजे मॉस्को के टाइम के मुताबिक हम वहाँ पे लैंड करते हैं और मुझे वहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई देती है, सफ़ेद चादर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी होती है और उस वक़्त भी पड़ रही होती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉस्को में मेरी पहली मुलाकात वहाँ की ज़ालिम ठंड से होती है। मेरी पहली मुलाकात तो वहाँ की ठंड से होती है, लेकिन दूसरी मुलाकात के लिए दूसरी वीडियो। हिस्सा अव्वल बाब दोम। शुक्रिया। मॉस्को का मुसाफिर हिस्सा अव्वल बाब दोम। मॉस्को के दोमोदेडोवा एयरपोर्ट पर उतरते ही मेरा सामना इमिग्रेशन की एक लंबी कतार से होता है। खैर, उसको अबूर करते मैं काउंटर पे पहुंचता हूं, जहां पर मेरे कागजात यानी पासपोर्ट और वीज़ा चेक होते हैं। उसके बाद मैं बाहर की तरफ रवाना होता हूं। बाहर निकलते ही मेरा इस्तकबाल हवा की तेज़ और ठंडी हवाओं से होता है और वहां पे कुछ टैक्सी सर्विसेज वाले मौजूद होते हैं। खैर, मेरी नज़रें यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई नुमाइंदा की तलाश में होती हैं। थोड़ी ही देर में वो मुझे देख लेती हैं और हम फिर हॉस्टल के लिए रवाना होते हैं। खैर, हॉस्टल की रजिस्ट्रेशन में उन्होंने मेरी मदद करनी होती है और उसके बाद में मैं अपने कमरे में पहुंचकर इतना थक चुका होता हूं कि जाते साथ ही सो जाता हूं। अगली सुबह आँख खुलते ही खिड़की से बाहर देखने पर मुझे मालूम होता है कि अभी भी बर्फ़बारी ज़ोरों-शोर से जारी है। मैं मैसेजेस चेक करता हूँ, जिनमें से एक मैसेज मुझे यूनिवर्सिटी की नुमाइंदा की तरफ से आया होता है, जिसमें उन्होंने मुझे आगाह किया होता है कि थोड़ी ही देर में मुझे मेडिकल के लिए निकलना होगा, जिसकी शर्त ये होती है कि मुझे निहार मुँह रहना है। मैं तैयार होता हूँ और उनके साथ करीबी मेट्रो स्टेशन पहुँचता हूँ। वहाँ पहुँचते ही मेरी आँखें खुली की खुली रह जाती हैं कि कोई इंसान ऐसा शाहकार कैसे बना सकता है। खैर, अभी मैं इसी हैरानी में ही होता हूँ कि यूनिवर्सिटी की नुमाइंदा मुझे बताती हैं कि मॉस्को के नीचे ऐसे 300 से ज़्यादा स्टेशंस मौजूद हैं। खैर, अब आँखों के साथ-साथ मेरा दिमाग भी खुला का खुला रह जाता है। हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और हॉस्पिटल पहुँचकर मेरा मेडिकल होता है, उसके बाद इंश्योरेंस की डॉक्यूमेंटेशन होती है। फिर मैं वहाँ से वापसी करता हूँ और रास्ते में मैं अपने खाने के लिए कुछ लेता हूँ, क्योंकि मेडिकल के लिए मुझे निहार मुँह रहना था और उसकी वजह से मैं कुछ खा नहीं पाया था। मैं वापिस हॉस्टल पहुँचता हूँ, खाना खाता हूँ, अपने घर वालों से कॉल पे बात करता हूँ और उसके बाद फिर सो जाता हूँ। अब की बार जब मेरी आँख खुलती है तो मेरी कैफ़ियत अलग होती है। मुझे होम सिकनेस का पहला अटैक आ चुका होता है। यानी मुझे घर की शदीद याद आ रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में मुझे यूनिवर्सिटी के लिए रवाना होना होता है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं साथ में लाया था, उनको यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा के मुझे प्रिपरेटरी कोर्स में एडमिशन लेना होता है।
यानी मुझे अगले 5 महीने प्री-मेडिकल रूसी ज़ुबान में करना होगा। तब मुझे एहसास होता है कि मैंने गुज़री हुई जो आधी ज़िंदगी अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने में लगाई थी, वो मेरे किसी काम नहीं आने वाली। ख़ैर अगले ही दिन से मेरी क्लासेस की शुरुआत होती है और बामुश्किल हफ़्ता ही गुज़रता है कि कोरोना वायरस की वबा पूरी दुनिया के साथ फैलते-फैलते रूस तक भी पहुँच जाती है, जिसकी वजह से हुकूमत ये फ़ैसला करती है कि सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मेरे क्लास फेलोज़ जो कि अलग-अलग मुल्कों से होते हैं, अलग-अलग कल्चर से होते हैं, उनको समझने में वक़्त दरकार होता है, उनसे मेरी दोस्ती भी नहीं हो पाती। अगले 3 महीने मेरे लॉकडाउन में गुज़रते हैं, मतलब मैं हफ़्ते में 1 बार ही बाहर जाता हूँ ग्रोसरी करने, उसके अलावा मैं अपने कमरे में रहता हूँ। ख़ैर ये वो वक़्त था जब मेरी सोच बदल रही थी और मुझे ये भी मालूम हुआ कि जैसा हम सोचते हैं, हमेशा वैसा होता नहीं। मुझे याद है कि फ्लाइट से कुछ दिन पहले मैं गूगल किया करता था कि मॉस्को में कौन-सी प्यारी-प्यारी जगह हैं और जब मेरा एडमिशन हो जाएगा और मेरे पास वक़्त हुआ करेगा, मैं वहाँ घूमने जाया करूँगा। ख़ैर मुझे क्या मालूम था कि कोरोना वायरस जैसी वबा आने वाले वक़्त में दुनिया भर को मफ़लूज करके रख देगी। ख़ैर 3 महीने गुज़र गए, जून आ गया और मॉस्को में तवील सर्दी की लहर के बाद गर्मियाँ भी आ पहुँची थी। मॉस्को को एक्सप्लोर करते-करते एक चीज़ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हैरत-अंगेज़ किया वो थी मॉस्को की व्हाइट नाइट्स। रशिया की 2 बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में सर्दियों में रातें बहुत लंबी और गर्मियों में पड़ती ही नहीं। रात के 12 बजे से 3 बजे तक मगरिब का वक़्त रहता है और उसके अलावा दिन होता है। खैर मैं अक्सर रातों को वॉक पे निकल जाया करता था और ये बहुत खूबसूरत मंज़र होता था। मॉस्को की दिलकश सफ़ेद रातें और अलग-अलग खूबसूरत मकामात के साथ एक और चीज़ जिसने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया था और वो ये कि बहुत सारे मॉस्कोवाइट्स चलते-फिरते बेंच पर बैठे, मेट्रो में बैठे हुए किताबों में मगन होते थे। इस चीज़ ने मुझ पर भी गहरा असर छोड़ा और मैंने भी किताबें पढ़ना शुरू की। पाकिस्तान में सिलेबस से बाहर जाकर किताबें पढ़ना मतलब आप सीएसएस के एस्पिरेंट हैं, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी कॉमन थी। यहाँ पर हिस्सा अव्वल बात दौम खत्म होता है। शुक्रिया। मॉस्को का मुसाफिर हिस्सा अव्वल बाब 3 4 अगस्त 2020 शाम के तकरीबन 7 बजे मैं अपने हॉस्टल से निकला। बदकिस्मती से ये मॉस्को में मेरा आखिरी महीना था क्योंकि मेरा प्रिपरेटरी कोर्स जिसको रशियन में प्रिगतवितिल्नी कोर्स कहा जाता है यानी मेरी ज़ुबान का कोर्स इस महीने ख़त्म होना था और अगले महीने मुझे अपने जनरल मेडिसिन यानी एमबीबीएस के कोर्स के लिए दूसरे शहर मुंतकिल होना था। आज चाँद पूरे शबाब पर था। मैं कोनकोवा मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो सेंट्रल मॉस्को स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ी। मेरी पहली मंजिल गोरकी पार्क था। गोरकी पार्क में दाखिल होते ही मेरी सबसे पहली नज़र रूसी जोड़ों पर पड़ी जो कि एक रूसी गाने पर रक्स कर रहे थे। मैंने दरिया मॉस्को के किनारे अपनी चहलकदमी की शुरुआत की और इस दौरान मैंने बहुत सारी क्रूज़ेज़ पर मौजूद बहुत सारे लोगों को लुत्फ़अंदोज़ होते देखा। रात के 12 बज चुके थे और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर गया। अब मैंने सोचा क्यों ना अपनी मंजिल तब्दील की जाए। मैंने पेडेस्ट्रियन ब्रिज क्रॉस किया और अब मैं दरिया की दूसरी साइड पे था। रास्ते में बहुत सारे दिलकश गिरजाघर आए और रूस की पार्लियामेंट आई जिस पर बहुत सारे मुजस्मे बने हुए थे। मैंने अपनी नज़र दोबारा से दरिया की तरफ दौड़ाई तो वहाँ पे एक बैरी जहाज़ खड़ा था जिस पर स्वीडन का झंडा लगा हुआ था। ये बात मेरे लिए थोड़ी हैरानकुन थी कि रूस के अंदर एक बैरी जहाज़ जिस पर दूसरे मुल्क का झंडा। मैंने गूगल किया तो मुझे मालूम पड़ा कि रूस और स्वीडन के बीच बहुत सारी जंगें हुई, जिनमें से एक तारीखी जंग जो कि 18वीं सदी में हुई थी, उसमें ये जहाज़ बदकिस्मती से यहीं रह गया। मैंने अपना सफ़र जारी रखा और थोड़ी ही देर में मैं क्रेमलिन जा पहुंचा। क्रेमलिन में दाखिल होते ही मैंने एक जोड़े को देखा जहां पर लड़का एक लड़की को फूलों का गुलदस्ता दे रहा था और मेरे लिए ये मंजर किसी रोमांटिक मूवी का क्लाइमेक्स से कम नहीं था। अब मेरे सामने कैथीड्रल चर्च था जिसका तस्वर दुनिया के खूबसूरत तरीन गिरजाघरों में किया जाता है। मैंने काफ़ी देर उसको घूरा और उसके बाद मैं अपनी वापसी के रास्ते की तरफ चल दिया। जब मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचा तो सुबह के 6 बज चुके थे और यहीं पर हिस्सा अव्वल बाब 3 खत्म होता है और हमारी अगली वीडियो सीरीज रूस के मशहूर नावल निगार फ्योडोर दस्तयावस्की और उनकी किताबों के ऊपर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।